आप देख रहे जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। आज से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा से एक-एक करके सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने पीएम नरेंद्र मोदी को सुना, जिन्होंने विपक्ष से विनम्र निवेदन किया कि सदन को, शीतकालीन सत्र को शीत बनाकर रखें। विपक्ष की इसमें अहम भूमिका है। तस्वीरें आइए देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, बैठे प्लीज टू एक्सचेंज। माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा से हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे, जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती एम पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरिश्चंद्र देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे।
श्री हरिश्चंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा में शोक संदेश पढ़ा गया। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। गया है बड़ी खबर इस वक्त की आपको सीधे लोकसभा से बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की शुरुआत आज के राष्ट्रगान के साथ ही और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से शोक संदेश पढ़ने के बाद 2 मिनट के मौन के बाद लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया ठीक 12 बजे के लिए। इससे पहले हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से संवाद करते हुए नजर आए और उन्होंने बोला कि सीधे सीधे वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में संसद का ये शीतकालीन सत्र तीख स्वभाव का रहेगा, विपक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। तो लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए। बड़ी खबर जहां पर लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शोक संदेश पढ़ा और जो तमाम अब तक सांसद की भूमिका में थे जिनका स्वर्गवास हुआ हाल फिलहाल में, उन सब के लिए मौन भी रखा गया और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच हमने देखा कि शुरुआत में अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने बता दिया कि संसद का शीतकालीन सत्र कैसा रहने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, तो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई हुई और देखते ही देखते हमने देखा कि शोक संदेश पढ़ने के बाद लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संसद का ये सत्र शीत होना चाहिए, शीतकालीन सत्र है। तो And having lunch with him at his residence on his birthday this year, the last one he had. Both these occasions are deeply etched in my memory. In the passing away of Sri Natwar Singh, the country has lost a distinguished diplomat, a prolific author, and an outstanding parliamentarian whose contributions will be remembered for years to come. Sri Sitaram Yechuri passed away on the 12th September 2024. He served as a member of this House, representing the state of West Bengal for 2 consecutive terms from 2005 to 2017. Born on August 12, 1952 in Chennai, Tamil Nadu, Sri Yechuri started his political career as a student leader and dedicated his life to the pursuit of social justice, workers' rights, and progressive policies. His unwavering commitment to these ideas resonates deeply with his work, both within and outside the walls of this hallowed chamber. His ability to forge consensus on varied issues and his willingness to engage in constructive dialogue made him a beloved and respected figure in our parliamentary democracy. Members of this august House, irrespective of their party affiliations, held Sri Yechuri in great respect and affection and looked up to him for guidance. Sri Yechuri was elected as General Secretary of the Communist Party of India Marxist in the year 2015, a position he held till his demise. In the passing away of Sri Yechuri, the country has lost an influential leader, a committed socialist, and a distinguished parliamentarian whose contributions will be remembered for years to come. Sri Dharampal Sabharwal passed away on the 21st of September 2024. He served as a member of this august House
representing the state of Punjab from April 2004 to April 2006. Born on the 10th January 1941 in Jalandhar, Punjab, Sri Sabharwal dedicated his life to the service of the nation and the upliftment of weaker sections. Sri Sabharwal began his public journey at the grassroots level and went on to make significant contributions to public life. He served as a municipal councillor in 1972, a member of Punjab Legislative Assembly on two occasions, 1977 and 1992, and held several ministerial portfolios in the government of Punjab. In the passing away of Sri Dharampal Sabharwal, the country has lost a compassionate leader, a seasoned administrator, and an able parliamentarian. Sri Dhaneshwar Mati passed away on the 9th October 2024. He served as a member of this House representing the state of Odisha from 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शोक संदेश पढ़ते हुए उन तमाम सांसदों के राज्यसभा की जो हाल फिलहाल स्वर्गवास जिनका हुआ, इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे लगातार। संसद के शीतकालीन सत्र का आज से शुरुआत हो गई है। इससे पहले हमने देखा कि संसद सत्र से पहले विपक्ष संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक की। राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई और विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई, जहां पर वक्त बिल से लेकर अडानी तक विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि संसद का इस शीतकालीन सत्र का स्वभाव ठीक होना चाहिए। विपक्ष के सांसद जो संसद सत्र को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं वो ना करें, क्योंकि उससे गलत प्रभाव पड़ता है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रही है, लिहाजा हर एक विपक्ष के नेता का रोल काफी सकारात्मक होना चाहिए। इस बार लोकसभा के चुनाव में कई नए चेहरे संसद पहुंचे हैं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिले। नई जो सोच है, नए विचार है, जो नए आइडिया हैं, वो सदन के पटल पर रखे जाएं। उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग संसद के सत्र को हाईजैक करने का प्रयास करते हैं, स्थगित करने की कोशिश करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही सुचारू नहीं हो पाती। लिहाजा संसद में आए नए सदस्य बेहतर चीजें सीखें तो ज्यादा ठीक होगा। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से विपक्ष के नेता के तौर पर राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के जो सांसद हैं वो सब रणनीति बनाते नजर आए कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, किस पर सरकार से सवाल करने हैं और कितना हंगामा करना है और कितना सरकार को बोलने को समय भी देना है। इसी बीच कांग्रेस सांसद ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। आपको बता दें कि लोकसभा में मानिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। गौतम अडानी के मुद्दे पर अभियोग चलाने वाली मांग पर ये स्थगन प्रस्ताव रखा गया, जबकि केंद्र सरकार पर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और अडानी मामले पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। उज्जवल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे ताजा अपडेट के साथ। उज्जवल, ताजा जानकारी साझा कीजिए, क्योंकि संसद के सत्र का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि संसद का शीतकालीन सत्र है, उसका स्वभाव शीत होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और मुद्दों पर बात करते हुए अपनी चीजों को आगे रखें। लेकिन लगे हाथ पीएम मोदी ने कहा कि मुट्ठी भर लोग संसद सत्र को हाईजैक करने का प्रयास करते हैं, वो ऐसा ना हो। बिल्कुल कुणाल, देखिए संसद के शीतकालीन का सत्र जो है वो आगाज हो चुका है और हर बार की तरह जब भी कोई सत्र की शुरुआत होती है तो प्रधानमंत्री के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके साथ की जाती है। और यही इस बार भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नई जो संसद है हंस द्वार है उसके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीधा सीधा जो है विपक्ष के ऊपर निशाना साधा गया। सीधे तीखे प्रहार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऐसे जो दल है जो पूरे देश में तकरीबन 40 से 50 बार जनता उनको नकार चुकी है चुनावों में, राज्यसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो राज्य के वहां के चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में जो है एमएलसी के चुनाव हो, इसमें जनता जो है उनको नकार चुके और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो संसद की कार्रवाई नहीं होने देते। तो सीधे तौर पर जो है आप कहेंगे तो इसमें जो तमाम विपक्षी दल है, खासतौर पर कांग्रेस,
उसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट किया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो संसद की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है तमाम जो बिल है वो अच्छे रहते हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही संसद की जो कार्रवाई है शुरू हुई, लोकसभा की, हंगामा जो है वो देखने को मिला, जिससे हम कयास तो लगा रहे थे। सुबह से हम बातें भी कर रहे थे, दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कुणाल, कि जैसे ही सदन शुरू होगा जो विपक्ष है वो हंगामेदार शुरुआत करेगा और यही हमें इस बार भी देखने को मिला। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जाता है, जिसके बाद जो लोकसभा है, लोकसभा को जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। और यही रणनीति जो है वो विपक्ष ने बनाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ऑफिस है संसद के अंदर, वहां पर 10 बजे जो है तमाम विपक्ष के जो दल के सांसद हैं उनकी बैठक हुई थी। उसके बाद कांग्रेस ने खुद की भी बैठक करी थी, उनके जो लोकसभा के सांसद है वो 10:30 बजे के आसपास हुई थी। तो उसमें 5 मुद्दों पर जो है, जो सूत्रों से खबर हुई है कि 5 मुद्दों पर जो है वो समन्वय बनाता कि कैसे सरकार को घेरना है। एक तो संबल हिंसा जो बीते दिन हुई है, उसके बाद मणिपुर हिंसा, उसके बाद अडानी का जो मुद्दा है, फिर उसके बाद जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष जो है वो घेरना चाहता है। और इसी के लिए जो राज्यसभा और लोकसभा नोटिस 267 किया गया था, ताकि जो संसद की कार्रवाई है उसको रोक के इन मुद्दों पर जो है वो बातचीत हो सके। राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से दिया गया रंजीत रंजन की तरफ से, और लोकसभा की बात करेंगे कुणाल तो लोकसभा में दिया गया था मणिकम टैगोर की तरफ से। तो आपने देखा कि जैसे कि हम बात कर रहे थे, लगातार हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि विपक्ष ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है, सरकार को घेरा जाएगा, और वही देखने को मिला। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उसको 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शुक्रिया आपका उज्ज्वल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो संसद की सत्र का आगाज हो चुका है और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी मीडिया से बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र शीतकालीन है, शीत स्वभाव होना चाहिए, नए नेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिले। कुछ मुट्ठी भर लोग संसद के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, लिहाजा ऐसे न हो। सकारात्मक विषय के साथ संवेदनशील मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ ही उठाया जाए। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है, और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और इसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन
सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो समझ पाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना किस तरह से विपक्ष के नेताओं को वो नसीहत देते हुए नजर आए कि जो पिछला रवैया है उसको समाप्त करें और सकारात्मक स्थिरता की तरफ आगे बढ़ते हुए विपक्ष के एक अच्छे विपक्ष का रोल अदा करें। छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे यूपी के संभल में जारी हिंसा की, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद सीधे रुक करें उसकी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूपी के कन्नौज जिले के अंदर संभल हिंसा में लगातार एक के बाद एक धरपकड़ हो रही है। अब तक 4 से 5 लोगों की मौत की संख्या सामने आई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से 4 लोगों की संख्या दी गई है, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कुल 5 लोगों की जान चली गई। इधर संभल जिले के नखासा थाने में 400 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इंटरनेट सेवा बंद है, स्कूल बंद है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। डीआईजी एसपी पुलिस फोर्स के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो शाही मस्जिद के चारों तरफ के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। जिन घरों में हथियार होने का शक था वहां पर तलाशी ली गई। 20 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं, अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जबकि संभल में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कुल जितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। जियाउर रहमान बर्क के ऊपर आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज हुई है। उनमें दंगा भड़काने, साथ ही साथ भीड़ जुटाने का आरोप लगा। लिहाजा जहां एक तरफ जियाउर रहमान बर्क स्टेटमेंट देके नजर आए कि आजादी के बाद से ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई, दंगा भड़काने और ऐसे हालात के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार हो, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो और जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की गई। तो जियाउर रहमान बर्क जहां एक तरफ राज्य सरकार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने ही समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ ही एफआईआर रजिस्टर कर दी। उनके ऊपर आरोप लगा है दंगा भड़काने का, भीड़ जुटाने का और स्थिति को लॉ ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए लोगों को भ्रमित करने का। जियाउर रहमान के बेटे सुहेल का नाम भी यहाँ पर दर्ज हुआ है। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी सांसद जहां एक तरफ जियाउर रहमान ने कहा कि संभल में पुलिस प्रशासन की साजिश के तहत इस तरह के हालात खराब किए गए, पुलिस प्रशासन का हाथ है, संभल में साजिश के तहत इस तरह की हिंसा को अमल में लाया गया। बर्क ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी हिंसा पैदा हुई। अब दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, ताजा जानकारी साझा कीजिए। संभल हिंसा की गूंज दिल्ली तक नजर आ रही है और जानकारी मिल रही है कि भैया समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं संभल से जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया, एफआईआर रजिस्टर हुई है। जी बिल्कुल, मैं कुणाल आपको बता दूं, ये बिल्कुल सही है और जो यहाँ के जो सांसद हैं उनका नाम एफआईआर में शामिल किया गया है और जो विधायक हैं उनके बेटे का भी नाम शामिल किया है, सुहेल खान का।
और अगर देखा जाए तो जो मामला है, जो बवाल को लेकर जो समाजवादी वहीं प्रशासन पर हमलावर है, वहीं प्रशासन पूरी तरह से जो समाजवादी के यहाँ जो दिग्गज नेता है उनको जिम्मेदार मान रहा है और उसी को देखते हुए यहाँ पर FIR दर्ज हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ, जहाँ पर मस्जिद शाही मस्जिद का गेट है, मैं वहीं पर खड़ा हुआ। यहाँ पर अर्धसैनिक बल और कई सब इंस्पेक्टर और भारी पुलिस फोर्स शाही मस्जिद के गेट पर खड़ी की गई है। और जहाँ पर कल बवाल हुआ था, जहाँ पॉइंट था, जहाँ पर आगजनी हुई थी, वहाँ पर भी भारी फोर्स को लगाया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा है, लेकिन जहाँ पुलिस सुरक्षा है या फिर हिंदू एरिया है, वहाँ पर कुछ दुकानें का दुकान जरूर खुली है, लेकिन जहाँ पर जो पॉइंट है इसके 100-200 मीटर तक आसपास पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर बात करें इस बवाल को लेकर के, तो एक दूसरे पर समाजवादी प्रशासन को और प्रशासन पूरी तरह से जो नेता है यहाँ से उनको जिम्मेदार ठहरा रही है। जानकारी मिल रही है कि बरेली, मुरादाबाद, आंवला, चंदौसी आसपास के कई थानों की फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अमरोहा, रामपुर और बरेली क्षेत्र के कई थानों का फोर्स, अमरोहा का फोर्स, रामपुर का फोर्स यहाँ जनपद संभल में तैनात है। और पूरी तरह से संभल को, एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से संभल को पुलिस के साए में कैद कर दिया है। बिल्कुल। और बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, हमने धर्मेंद्र यादव जो लोकसभा सांसद है उनको भी सुना, अभी हमने जियाउर रहमान बर्क को भी सुना। सभी लोग पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा कह रहे कि वे जानबूझ के इस तरह की हिंसा को भड़काया गया। जब हिंसा को पुलिस प्रशासन की तरफ से भड़काया गया तो वो भीड़ कौन सी थी जो संभल की थी ही नहीं, लेकिन इस हिंसा में जिनको पकड़ के अंदर किया गया और एक साथ इतनी भारी मात्रा में ये ईंट पत्थर अड्ढे, जो यूपी की लोकल लैंग्वेज में शब्द यूज किया जाता है, टूटे पत्थरों को अड्ढों का इस्तेमाल किया गया ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो। खुद जो SP हैं, DM हैं, उनके TRO तक चोटिल हो गए। कितने लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं पुलिस फोर्स के। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दर्जनों सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, दर्जनों से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, क्षेत्र अधिकारी घायल हैं, SP खुद घायल हुए, SP के PRO घायल हुए हैं। और अगर भीड़ की बात करें तो JK24 के पास सारे विजुअल हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि SP संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई भीड़ को समझा रहे हैं कि अपना भविष्य खराब नेताओं के चक्कर में ना करें। लेकिन जो भीड़ है, जो बलवाई है, वो पूरी तरह से पत्थर लेकर के पुलिस पर हावी हो गए। और अंजाम ये हुआ कि इसी की ये स्थिति है कि संभल जो आज पूरे भारत में एक तरह से सुर्खी बना हुआ है और जो शाही मस्जिद है वो पूरे भारत में एक सुर्खी बनकर आज रह गई है। जी केंद्र, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी एहतियाती तौर पर एक कदम और महत्वपूर्ण तौर से उठाया गया है कि आसपास के लोगों को फिलहाल आने से रोक दिया गया है। संभल में हाई अलर्ट है। 4 कंपनी PSC और 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की संभल भेजी गई है। संभल मामले की लखनऊ से लगातार निगरानी भी की जा रही है। DGP ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। चिन्हित कर पथराव करने वालों पर एक्शन होने की बात भी सामने आई है। IG रेंज मुरादाबाद रमित शर्मा को संभल भेज दिया गया है। पुलिस टीम लगातार छापेमारी रात भर करती रही और मुरादाबाद, आंवला, रामपुर, चंदौसी आसपास के कई इलाकों के थाने की फोर्स मौजूद है। अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो आप सोचिए, 2 महिला समेत 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और सैकड़ों की तादाद के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। खुद संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क व उनके बेटे सोहेल के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। एहतियाती तौर पर 12वीं तक स्कूल बंद है, इंटरनेट बंद है। हिंसा के बाद वेस्ट यूपी में चौकसी बढ़ा दी गई है और संभल को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करते हुए आसपास कोई भी लोग उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। अब संभल में बवाल के बाद 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के संभल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो आम हो या खास हो। किसी की एंट्री नहीं की जाएगी। सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग होंगे और मीडिया को ID कार्ड के साथ ही एंटर कराया जाएगा। अति संवेदनशील सेटिंग को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन राजनीति इस पर खूब गरमा रही है। शाही मस्जिद के चारों तरफ से इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी सभी लोग ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले को जोर शोर से संसद में उठाने का प्लान बना रहे हैं।
रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ से पूरे मामले को ऑब्जर्व किया जा रहा है। रजा, ताजा अपडेट साझा कीजिए। संभल में स्थिति को देखते हुए भिन्न भिन्न इलाकों की फोर्स को तैनात किया गया है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने जो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को सुना, तो उन्होंने कहा कि जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई, जानबूझकर हिंसा का माहौल बनाया गया और पुलिस प्रशासन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जबकि थोड़ी देर बाद ये खबर भी सामने आ गई कि खुद उल्टा पुलिस ने जियाउर रहमान बर्क और उनके बेटे सोहेल के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली और बर्क पर आरोप लगा कि दंगे भड़काने का और भीड़ जुटाने का। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर प्रमुख सचिव गृह ने डीजीपी को जो है बुला के उनसे विचार विमर्श किया और खासतौर पे आईटी रेंज को भेजा गया और ये भी कहा गया है कि इसको भी सील रखें, इस तहसील को, पूरे इलाके को कोई भी बाहरी आदमी ना आ पाए और खासतौर पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और ये भी नजर रखी जा रही है कौन सा नेता आउटसाइड है, दूसरी सिटी का है जो इंटर करना चाहता है, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन उसको अलाउड नहीं है कि वो उस इलाके में जाए। सबसे अहम चीज ये है कि उनकी भी निशानदेही करने की निर्देश जो है उत्तर प्रदेश शासन ने दे दी है कि जो वकील और सर्वे के साथ आए थे, जिन्होंने एक नारेबाजी की और एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी भी निशानदेही हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर भी निशानदेही करके सरकार ने कहा कि उनसे भी कार्रवाई हो कि अगर सर्वे करने गए थे तो उनकी आवश्यकता थी, आम पब्लिक की वहाँ क्या जरूरत थी कि अगर कोई आपत्तिजनक नारे दिए गए और दूसरे के खिलाफ जो धर्म विशेष के लोग वहाँ इकट्ठा थे, तो दोनों धर्म विशेष के लोगों के आपस में टकराव हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा अगर पेनफुल किसी को चोट लगी है तो पुलिस कर्मियों को लगी है। 14 से 15 कई एसआई हैं, कई पीआरओ हैं, कई बहुत ही बड़े अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में एडमिट हैं और अभी तक जो पुष्टि तो नहीं हो पाई है, मगर 5 लोगों की वहां पर जाने जा चुकी हैं। मृतक परिवारों का ये आरोप था कि पुलिस ने सामने गोली लगाई, मगर पुलिस का ये साफ स्पष्टीकरण कल ही आ गया था कि बलवाइयों ने छतों से फायरिंग की थी, कहाँ से कौन सी गोली चल गई, हमने किसी भी आम जनमानस का नुकसान नहीं किया। अब रजा, हर एक घर की चेकिंग हो रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि घटनास्थल से जो गोलियों के सेल हैं वो मिले हैं, हथियार बरामद हुए हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को इस सर्वे से नाराजगी थी तो वो नारेबाजी करके अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता था। ये ईंट पत्थर आप किस लिए लेकर आए थे, आप गोलियां क्यों लेकर आए थे, आप अवैध हथियार लेकर क्यों आए थे? दैट मीन्स आपकी प्री प्लानिंग थी। कोई व्यक्ति है जो इस साजिश के पीछे है, जिसने जानबूझकर संभल में लॉ एंड ऑर्डर को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। फिर कुणाल, हम आपको बता दें, पश्चिमी यूपी में असलहा रखना, अवैध असलहा रखना, ये बहुत हर घर में तकरीबन अवैध असलहा है। ये पहले ही आउटपुट और इंटेलिजेंस फेलियर है, खासतौर पर संभल डिस्ट्रिक्ट का, मुरादाबाद के रेंज का कमिश्नर का इंटेलिजेंस फेल है, सीएम का इंटेलिजेंस फेल है। एलआईयू क्या कर रही थी, एलआईयू समझना चाहिए। खासतौर पर इस तरह की कार्रवाई पहले से होना चाहिए। अवैध हथियारों का जो सबसे ज्यादा संचालन पश्चिमी यूपी से होता है, पूर्वांचल तो सबसे ज्यादा बदनाम है, मगर पूर्वांचल की जो क्राइम एक्टिविटी होती है और पहले एक्टिविटी आती है, ये इस तरह का फेलियर है। उन घरों को किया गया जहाँ पे अवैध असलहे बनते हैं, जिन्होंने रात जो है घरों में सप्लाई कर दी है, कहीं ना कहीं फेलियर। और मैं तो अपने चैनल के माध्यम से मैंने कई बार और जीटी न्यूज के माध्यम से अधिकारियों से बात की कि ऐसी घटनाओं से पहले जो है इंटेलिजेंस फेलियर है, उन पे क्या कार्रवाई होती है, एलआईयू पे क्या कार्रवाई होती है। सबसे बड़ी जांच एलआईयू भी करनी चाहिए कि वो अधिकारी क्या कर रहे थे विजिलेंस करते, वो किस तरह से आउटपुट ले रहे थे, किस तरह से इनपुट ले रहे थे। कुल मिलाकर शासन प्रशासन को भनक नहीं लगी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे एकत्रित हो गए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रजा, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर लगातार सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज नए सीएम का ऐलान किया जा सकता है। महायुति गठबंधन में 1 सीएम और 2 सीएम का फॉर्मूला तय किया गया है। आज दिल्ली में बीजेपी आलाकमान की महत्वपूर्ण बैठक है। संभावना है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। विधानसभा का कार्यकाल वही दूसरी तरफ 26 नवंबर को ही कल खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार गठित करना अनिवार्य है, अन्यथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे महाराष्ट्र से, जहां पर लगातार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
जबकि दूसरी तरफ खबर निकल कर आई है कि अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे दिया है और अपनी पसंद भी बताया है। तो दूसरी तरफ अब देखना बेहद खास है कि अगर अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस को अपना समर्थन देते हैं और पसंद भी बताते हैं तो क्या अजीत पवार फिर से डेप्यूटी सीएम की कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे? तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन होगा? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या कोई नया चेहरा? बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा, लिहाजा बीजेपी चाह रही है कि अपना मुख्यमंत्री हो, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन धर्म भी भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। लिहाजा तीनों जो घटक दल हैं महायुति के, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार, तीनों लग रहा है दिल्ली आ रहे हैं। बहरहाल सबकी निगाहें हैं कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच पंजाब से बड़ी खबर, जहां पर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। सुनील जाखड़ को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने। बिट्टू ने कहा कि पंजाब के अंदर बीजेपी बिना जनरल के चुनाव लड़ी। चारों सीटों पर सुनील जाखड़ ने खुद प्रचार नहीं किया। सुनील जाखड़ अगर प्रचार करते तो स्थिति बदल सकती थी। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए सुनील जाखड़ को और मेहनत करने की जरूरत थी। लिहाजा अब सुनील जाखड़ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बड़ी खबर, जहां पर पंजाब के नतीजों को लेकर अब बीजेपी आलाकमान भविष्य में एक्शन लेगी, ये कहना है रवनीत सिंह बिट्टू का। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हार के लिए सुनील जाखड़ को जिम्मेदार ठहराया है। तो बड़ी खबर, जहां पर पंजाब में 4 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें बरनाला, डेरा बाबा नानक और गिद्दड़बाहा थी, लेकिन इन 4 सीटों में से 3 सीटें जीतने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही, जबकि बरनाला की 1 सीट कांग्रेस के नाम रही। खूब मेहनत करने के बावजूद भी चारों में से किसी भी सीट पर पंजाब में कमल नहीं खिल पाया, जिसको लेकर अब पंजाब बीजेपी की